नमस्कार, मैं राजेश यदुवंशी। आज हम बात करेंगे हैदराबाद रियासत को लेकर के। हैदराबाद रियासत भारत जब विभाजित हुआ उससे पहले वहाँ के निज़ाम थे मीर उस्मान अली। 37 वर्षों तक शासन किया हैदराबाद पर। भारत आज़ाद हो चुका है, एक नया देश पाकिस्तान अस्तित्व में आ चुका है, लेकिन क्षेत्र की 3 बड़ी रियासतें कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ का भविष्य स्पष्ट नहीं है। इन तीनों रियासतों में आज़ाद रहने का फैसला किया गया, जबकि भारत और पाकिस्तान इनको अपने साथ मिलाना चाहते हैं। भारत के अंतिम वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान के जनरल और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को 1 नवंबर 1947 को एक लिखित प्रस्ताव भेजा। सुझाव में रियासतों में रहने वाले आम लोगों से राय लेने की बात कही गई, जहां से हुक्मरान सियासत की बहुसंख्यक आबादी की जगह अल्पसंख्यक आबादी से आते थे। हालांकि ये सुझाव बुनियादी तौर पर कश्मीर के लिए था। मोहम्मद अली जिन्ना ने माउंटबेटन की पेशकश मान ली होती तो उन्हें कश्मीर हाथों हाथ मिल गया होता और हैदराबाद में खून खराबा नहीं होता। उन्होंने आगे कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना का ख्याल था कि अगर भारत के दोनों हाथ कट जाएं तो वह जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर उसका दिल निकाल लो जी नहीं पाएगा। उनके अनुसार हैदराबाद भारत का दिल था। दूसरी तरफ हैदराबाद को भारत में शामिल करने वाले नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद को भारत के दिल का नासूर कहा। हैदराबाद का भारत में विलय होना निज़ाम हैदराबाद के घराने से संबंध रखने वाले और विरासत के सिलसिले में 36वें नंबर पर आने वाले नवाब नजफ अली का कहना है कि 17 सितंबर 1948 के हमले का जख्म बहुत गहरा है और अभी तक ताज़ा भी है। वो स्वतंत्रता दिवस नहीं बल्कि नरसंहार का दिन था, जिसका असर आज तक महसूस किया जाता है। भारत सरकार हैदराबाद हमले को पुलिस एक्शन कहती है, जिसे ऑपरेशन पोलो भी कहा जाता है। भारत सरकार के अनुसार ये पुलिस एक्शन जरूरी था। 1948 हैदराबाद में उन्होंने लिखा है कि भारत में सत्ता ग्रुप यानी कि भारत के हुक्मरान एक विकसित सियासत हैदराबाद का हर हाल भारत में विलय करना चाहते हैं। यही सवाल जब हैदराबाद के विलय पर शोध करने वाली प्रोफेसर और हैदराबाद के सेंट एनीज कॉलेज के इतिहास विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर उमा जोसेफ ने किया गया, तो उन्होंने बीबीसी को बताया कि एक बार जब हैदराबाद और भारत के बीच स्टैंड स्टील एग्रीमेंट हो गया, तो उसके तहत हैदराबाद को अपनी विदेश नीति भारत के हवाले भी करनी थी और उन्हें दूसरी देश के से सीधे तौर पर संबंध नहीं रखना था। इन सब के बीच उन्होंने आगे कहा कि साक्षात्कार के दौरान कई लोगों ने उन्हें बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमले के लिए 13 सितंबर की तारीख इसलिए तय की थी कि क्योंकि एक दिन पहले ही मोहम्मद अली जिन्ना का निधन हो गया था, इसलिए वहां शोक का माहौल था और इस बात का कोई सबूत नहीं कि पाकिस्तान ने वहां से कोई मदद भेजी थी। हालांकि यह बात सामने आई कि निज़ाम के कई करीबी हमले से पहले पाकिस्तान पहुंचने में कामयाब भी हुए। हालांकि फौजी कार्रवाई 5 दिनों तक चलती रही, लेकिन इसमें हजारों लोगों की जान चली गई।
और देहातों में दंगे भड़कते रहे, लूट मार और बलात्कार की खबरें आती रहीं। यहां तक कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय सैनिकों की तरफ से नागरिकों को लाइनों में खड़ा करके गोली मारने सैन्य अभियानों की जांच करने के लिए सुंदरलाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। नवाब नजफ अली का कहना है कि भारत सरकार ने सुंदरलाल समिति की रिपोर्ट को समय पर प्रकाशित नहीं किया और इसे अब तक संसद ने प्रस्तुत नहीं किया गया है। फिर भी जो थोड़ी रिपोर्ट लीक हुई है उसमें 27,000 से 40,000 लोगों के मारे जाने की बात कही गई है, जबकि कुछ अन्य विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की इस कार्रवाई और इसके कारण हुए दंगों में करीब 2 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। नजफ अली खान का कहना है कि हैदराबाद पर हमले की सच्चाई के लिए सुंदरलाल समिति की रिपोर्ट को प्रकाश में लाया जाना चाहिए था। उन्होंने भारत सरकार से पूछा कि कोई रियासत अपने राजा से स्वतंत्रता क्यों चाहेगी। हैदराबाद को भारत में विलय करने के बाद निजाम हैदराबाद के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जिसके विपरीत उन्हें वहां का राज्य प्रमुख यानी गवर्नर क्यों बनाया गया। इसके बाद हैदराबाद का मामला संयुक्त राष्ट्र के मामले पेश किया गया, लेकिन वहां इतनी देरी हो गई कि वह अपने आप ही खत्म हो गया। दिसंबर 1949 में निजाम हैदराबाद ने एक दस्तावेज जारी किया जिसमें कहा गया कि भारत का बनने वाला संविधान ही हैदराबाद का संविधान होगा। और फिर 26 जनवरी 1950 को हैदराबाद राज्य नियमित तौर पर भारत का हिस्सा बन गया। यह वह दिन है जब भारत में संविधान लागू किया गया था। इसके बाद मीर उस्मान अली खान भारत के सबसे अमीर व्यक्ति थे। नजफ अली का कहना है कि जब 1965 में भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने हैदराबाद का दौरा किया था तो उन्होंने मीर उस्मान अली से उदारता से राष्ट्रीय रक्षा कोष में दान देने का अनुरोध किया। चीन के युद्ध के परिणाम स्वरूप यह कोष स्थापित किया गया था और इस फंड में मीर उस्मान अली खान ने 5,000 किलो सोना दान किया था, जिसकी कीमत आज 160 करोड़ रुपए है। नजफ अली खान कहते हैं कि किसी ने भी भारत के इतिहास में इतना बड़ा दान नहीं किया है, लेकिन इसके साथ ही उनका यह भी कहना है कि भारत ने उनके साथ न्याय नहीं किया। ऑपरेशन पोलो चला करके भारत के साथ एकीकरण आंदोलन चल रहा था तो निजाम ने वहां समाचार पत्रों के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन पाकिस्तान से प्रकाशित समाचार पत्र वहां उपलब्ध थे, जिनमें पता चलता है कि उनका कितना अच्छा रिश्ता था। जुलाई 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें एक बेहतरीन प्रस्ताव दिया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि यह बेहतरीन प्रस्ताव था तो उन्होंने कहा कि हमें हैदराबाद को विदेशी संपर्क की अनुमति नहीं चाहिए, लेकिन निजाम ने समझौते का पूरी तरह से उल्लंघन किया। वो बहुत तेजी से हैदराबाद में हथियार जमा कर रहे थे और पाकिस्तान के साथ लगातार संपर्क में थे। वहां तक कि वो इस ख्याल में भी पाल रहे थे कि हैदराबाद पाकिस्तान का हिस्सा हो सकता है। भारत के लिए यह बड़ी चिंता की बात थी कि अगर हैदराबाद पाकिस्तान में शामिल हो जाता है तो भारत के बीचों बीच होने के कारण देश के लिए हमेशा परेशानी का कारण बनेगा। डॉक्टर उमा जोसेफ ने आगे कहा है कि यह किसी भी
तरह से व्यवहारिक नहीं था। जब पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान ज़्यादा दिनों तक एक साथ नहीं रह सके तो हैदराबाद कैसे रह सकता था। हैदराबाद भारत के लिए एक बड़ी चिंता की बात थी। अगर हैदराबाद पाकिस्तान में शामिल हो जाता तो भारत के लिए बीचों बीच होने के कारण देश के लिए हमेशा परेशानी का कारण बनेगा। डॉक्टर उमा जोसेफ ने आगे कहा कि यह किसी भी तरह से व्यवहारिक नहीं था। जब पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान ज़्यादा दिनों तक एक साथ नहीं रह सके तो हैदराबाद कैसे रह सकता था, क्योंकि वह तो भारत के बिल्कुल बीच में था। इसलिए सरदार पटेल ने हैदराबाद को भारत के पेट में अल्सर के रूप में वर्णित किया था। हैदराबाद की उस वक्त की स्थिति पर बात करते हुए अपने जमाने के प्रतिष्ठित विद्वान सैयद अब्दुल अला मौदूदी ने अपनी पत्रिका तर्जुमान उल कुरान के सन 1948 के 5वें और दिसंबर के अंक में लिखा, बंटवारे के बाद हैदराबाद भारतीय संघ के घेरे में आ चुका था और इसलिए न बाहर से कोई बड़ी मदद मिल सकती थी और न ही अंदर से इसकी कोई संभावना थी। इस स्थिति में कोई होशमंद व्यक्ति इस उम्मीद में नहीं हो सकता था कि 85% गैर मुस्लिम बहुसंख्यक पर 15% मुस्लिम अल्पसंख्यक का वो वर्चस्व और प्रभुत्व बनाए रखा जा सकता है और पहले बिल्कुल विपरीत स्थिति में कायम था और किसी भी अक्लमंद व्यक्ति से यह बात छुपी नहीं रह सकती थी कि हैदराबाद भारतीय संघ से लड़कर अपनी स्वतंत्रता कायम नहीं रह सकता था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक समय आया कि हैदराबाद को भारत में विलय करा दिया और इस प्रकार हैदराबाद की रियासत का भारत में विलय हुआ था। बड़ी कोशिश की गई थी किस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू इत्यादि ने हैदराबाद को भारत में विलय कराया, जैसे कि हैदराबाद का निज़ाम जो था वह पाकिस्तान के संपर्क में था और पोलो जैसे ऑपरेशन का वह बार बार विरोध भी कर रहा था और उसके दिल में भी चुभ रहा था। लेकिन फिर भी सरदार वल्लभ भाई की कूटनीति। हमारे चैनल और इंडियन को कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।